हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो मेरा नाम प्रणय मेश्राम है और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये जो टॉपिक है इसमें क्या होता है, कई बार डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारा फैक्चुअल टॉपिक है, पर मैं इसको आपको थोड़ा इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा, जिससे क्या होगा, आपको कुछ इसके बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस आप इन चीजों को अगर नोट डाउन करोगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक क्या है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम इस टॉपिक पे शुरू करते हैं। अब देखो, क्या होता है डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कई बार हमें क्या लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी, सबसे पहले किसने की थी? तो ये सोचने के पहले भी हमें पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसका मेन काम था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी कई बार हमें लग सकता है कि डिमांड जो थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। हो सकता है हमें ये लगे, पर क्या ये सच है? नहीं। क्या होता है, 1934 में एम एन रॉय जी थे। उन्होंने सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या थी, डिमांड की थी। और ये एम एन रॉय जी कौन थे? ये बेसिकली एक कम्युनिस्ट लीडर थे उस जमाने के, जो कि एक रेडिकल डेमोक्रेट थे। ठीक है, और इनका कहना था कि नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसमें सारे इंडियंस होने चाहिए, और इन लोगों ने जो है इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, देखिए 1934 में क्या होता है, सबसे पहले एम एन रॉय जी आते हैं और वो बोलते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। फिर 1935 में क्या होता है, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है और वो डिमांड करती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। पर ये डिमांड कैसी थी? एक ऑफिशियल डिमांड थी। आईएनसी ने सबसे पहले ऑफिशियल डिमांड की थी 1935 में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ये बोलते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ये ऑन द बेसिस ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्शन होगा, लोग वोटिंग करेंगे, और क्या होगा, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाएगा। ये चीज होती है। ठीक है, ये 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी डिक्लेयर करते हैं। अब क्या होता है, देखो 19 अब क्या, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 के अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, जो कि लगभग 1945 1946 तक लगभग ये चलता है। अब क्या होता है, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा होता है, तो बहुत सारी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, ठीक है, जिसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने क्या किए, रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, रिजाइन कर देते हैं कि हाँ, हम अब तब तक आपको ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे इस वॉर में, जब तक आप हमारी कुछ डिमांड पूरी ना कर दो। ठीक है, तो वो क्या डिमांड करते हैं, कांग्रेस की डिमांड होती है कि पहले तो हमें एक तो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, और दूसरी बात है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप बनाओ तुरंत। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, जिसका काम होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो क्या होता है, जब 1940 में ऑगस्ट ऑफर आता है। अब 1940 में अगस्त ऑफर में क्या बोला जाता है कि हाँ, ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि ठीक है, हम सोचेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी आफ्टर द वॉर। तो कहीं ना कहीं इन प्रिंसिपल, एक्चुअल में नहीं पर इन प्रिंसिपल, इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी 1940 में। फिर उसके बाद क्या क्या आता है, स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं, क्रिप्स मिशन लेके, और उनके सामने भी सेम चीजें की डिमांड की जाती है कि नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। जबकि ये जो स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे, वो भी क्या बोल रहे थे कि नहीं, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉर के बाद बनाई जाएगी, ये सारी चीजें। पर हमने वो सारी चीजें रिजेक्ट कर दी। अब क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कैबिनेट मिशन प्लान है, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही हमने क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया। डायरेक्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जो बनी थी, वो किसके रिकमेंडेशन पे बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान के, 1946 में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, जब बन जाती है तो उसकी पहली मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है। अब ये जब पहली मीटिंग होगी तो इसका कोई प्रेसिडेंट भी होना चाहिए। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। कौन थे वो? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, वो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने बाद में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये बनते हैं परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक वाइस प्रेसिडेंट भी थे। वो कौन थे? डॉक्टर एच सी मुखर्जी।
कौन थे? एस.सी. मुखर्जी जो थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इसके अलावा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बन गई थी, अब इसके एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी थी जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, बनाना। अब इसके जो चेयरमैन थे, जो कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इनके एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे। तो ये कौन थे? इनका नाम था बी.एन. राव। तो अगर कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? वो थे बी.एन. राव, और कहीं ना कहीं इन्होंने ही पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था सब। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब हु वर द मेंबर्स इलेक्टेड? देखो, अब जो मेंबर थे, कई बार हमें लगता है कि वो शायद डायरेक्टली इलेक्टेड हुए होंगे, तो ऐसा नहीं है। मेंबर्स कैसे इलेक्टेड हुए थे? मेंबर्स जो थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे, और उनको किसने इलेक्ट किया था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी, जो अलग अलग प्रोविंसेस थे, जैसे कि मद्रास प्रोविंस हो गया, बंगाल प्रोविंस हो गया, बिहार हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया। तब इन प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उनके मेंबर्स ने इनडायरेक्टली जो उस असेंबली के मेंबर्स थे, उन्हीं में से कुछ मेंबर को चूज करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा। ठीक है, तो इलेक्शन कैसा हुआ? इनडायरेक्टली। और यही सेम आज आपको कहाँ पे देखने में मिलता है? राज्यसभा में। यानी जो स्टेट असेंबलीज होती है, जो अपने एमएलएज है, वही आपस में कुछ लोगों को चूज करते हैं और वही जाके राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं उस स्टेट को। ठीक है, तो इलेक्शन कैसा था? इनडायरेक्ट था, ना कि डायरेक्ट। अब इलेक्शन मेथड कैसा था? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? देखो, क्या होता है, कई बार, अब जैसे आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक लिस्ट होगी जिसमें फॉर एग्जांपल 10 लोग खड़े होने वाले इलेक्शन के लिए, तो मैं अपना प्रेफरेंस दूंगा कि मैं सपोज कोई रमेश है, मैं उसको पहला प्रेफरेंस देता हूँ। कोई सुरेश है, मैं उसको दूसरा प्रेफरेंस देता हूँ। कोई कोई अजय है, मैं उसको तीसरा प्रेफरेंस देता हूँ। इस वजह से मैं अपना प्रेफरेंस दूंगा कि मैं प्रेफरेंस वाइज, कि पहला प्रेफरेंस इसको, दूसरा प्रेफरेंस तीसरा, फिर जो लास्ट में जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के, जिसको सबसे कम लास्ट जो वोट्स मिलते हैं उसको एक्सक्लूड किया जाता है, फिर उसके वोट ट्रांसफर किए जाते हैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ द अदर कैंडिडेट होता है। इसका मतलब सपोज मैंने किसी को अपना पहला प्रेफरेंस माना था और दूसरे ने किसी और को अपना पहला प्रेफरेंस माना था। अब जिसको मैंने अपना पहला प्रेफरेंस माना था उसको सबसे कम वोट मिले, तो मेरे वोट ट्रांसफर हो जाएंगे उस कैंडिडेट को जिस जो किसी और कैंडिडेट ने जिसको अपना पहला प्रेफरेंस माना था। तो इस तरीके से क्या होगा, ये वोट ट्रांसफर होते रहते हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या इंश्योर करता है? यह इंश्योर करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा और आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, तो बेसिकली जो टोटल शेयर ऑफ वोट जो होता है, इसके हिसाब से क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो विन करे लेजिस्लेटिव की जो सीट्स है ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल शेयर ऑफ द वोट्स। ये थोड़ा कैसे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको शायद उतना इजीली ना समझ में आए। पर बेसिकली ये याद रखना कभी भी कि जो प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये इंश्योर करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको लेजिस्लेटिव सीट्स मिले, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल शेयर ऑफ वोट्स। टोटल शेयर ऑफ वोट्स कितने मिले हैं, उस बेसिस के हिसाब से उसको जो है सीट्स मिले। ये बेसिकली एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पास द पोल क्या होता है हमारे इधर? सपोज दो कैंडिडेट खड़े हुए इलेक्शन में, एक को मिले हैं सपोज 60% वोट और एक को मिले 40% वोट, तो जिसको 60% वोट मिले जीत जाता है। पर अगर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी तो 40% वोट मिले हैं, यानी 40% जनता ने वो चाहते थे कि वो उसका रिप्रेजेंटेटिव बने। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये इंश्योर करेगा कि ये जो 40% वोट, जो एक टोटल एक शेयर का जो वोट है, उसके हिसाब से भी एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये थोड़ा एक थोड़ा डिटेल टॉपिक है, तो मैं इसको एक अलग लेक्चर में थोड़ा और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इलेक्शन मेथड कैसा था? पहली बार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और दूसरा कैसा था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? टोटल जो जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी वो थी 389 मेंबर्स। क्या थी? 389 मेंबर्स। ये क्या है? एक ओरिजिनल स्ट्रेंथ है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब मैं थोड़ा इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करूं तो ये कैसा इसकी स्ट्रेंथ निकल के आती है, देखो।
जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वहां से चूज किए गए 292 मेंबर्स। कैसे? इनडायरेक्ट इलेक्शन, अभी मैंने बताया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो जो असेंबलीज थी वहां से इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए और वहां से आपने चूज किए 292 मेंबर। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे ना वहां से 292 मेंबर्स। तो अब रिमेनिंग कितने मेंबर्स बच गए? रिमेनिंग बच गए 93। अब 93 का क्या? तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में उस समय के, उन्होंने नॉमिनेट किए 93 मेंबर्स को। अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, वो नॉमिनेट करेंगे कि ठीक है हमारे राज्य से ये पर्सन जाएंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है, तो ऐसे 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे। 4 थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के। तो इस हिसाब से टोटल कितने हो गए? 389 टोटल मेंबर्स थे, जिसमें से 292 कहां से थे? याद करो, 292 थे ब्रिटिश प्रोविंसेस और 93 कहां से थे? प्रिंसली स्टेट से। और टोटल कितने हो गए? 389, जिसमें कि 4 थे कहां से? याद करो, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। ठीक है, अब पार्टीशन के बाद क्या होता है? पाकिस्तान और इंडिया का सेपरेशन होता है। अब सेपरेशन तो हो गया, तो अब इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्या अभी भी 389 मेंबर्स रहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो सेपरेट हो गया, तो अब उसके जो मेंबर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो पाकिस्तान प्रोविंसेस के, अब वो कम हो जाएंगे। तो अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी बन जाएगी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? वो रह जाएगी 299। पार्टीशन के बाद टोटल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? 299। और उसके पहले कितनी थी? 289, यानी कितने, लगभग 90 का फर्क आया है। ठीक है, और इसमें से जो 284 थे इन्होंने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, पास हो गया, हमने अडॉप्ट किए, एनेक्ट किए और गिव और सेट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो प्रियम्बल की लाइन है उस हिसाब से जो 284 बंदे जो उस समय मेंबर्स थे, प्रेजेंट थे, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट को साइन किया। कितने थे? 284। अब इसके अलावा देखो, अब कुछ मैं आपको एक रिवीजन करवा देता हूँ, सिंपल सिंपल। 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है? पहली मीटिंग होती है। 14 अगस्त 1947 को जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, एक सोवरेन बॉडी बनती है। सोवरेन बॉडी का मतलब क्या होता है? देखो, इसके पहले क्या था? जब तक आजादी नहीं मिली हम क्या ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। पर जब हमें आजादी मिल जाती है तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वह सुप्रीम बॉडी बन जाती है इंडिया के रिस्पेक्ट में। यानी अब वो लॉ बनाएगी इंडिया के रिस्पेक्ट में, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम करेगी, वो रेटिफाई करेगी इंडिया की मेंबरशिप कहाँ पे? यूएन में। ठीक है, ये जो यूएन की जो बॉडीज है या फिर यूएन जो है या फिर कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप, जो कॉमनवेल्थ होता है उसकी भी मेंबरशिप हमने रेटिफाई की थी। तो ये सब रेटिफाई करने के लिए तो हमारे पास पावर चाहिए ना, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक सोवरेन बॉडी बन गई थी उस समय। ठीक है, अब इसके अलावा क्या था? 26 नवंबर 1949 को हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। कब हमने अडॉप्ट किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 नवंबर 1949। ये डेट याद रखो। प्रियम्बल जब आप पढ़ते हो ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, तो ये जो सारी चीजें हैं, तब आप एंड में जब आप देखते हो ना जो डेट दी है वो कौन सी है? 26 नवंबर 1949, जिसमें हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। अब 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। अब याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949। पर ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। यानी अब जितने भी प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट्स बोलो, डीपीएसपीज बोलो, सिटीजनशिप बोलो, इलेक्शन से रिलेटेड कुछ बोलो, या फिर प्रॉपर्टी राइट्स बोलो, ये सारे प्रोविजन कब से लागू हो गए? 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक डॉक्यूमेंट था जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था। कब इंट्रोड्यूस किया था? 13 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? याद करो, 9 दिसंबर 1946। तो विद इन 4 डेज के अंदर ही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था बेसिकली? कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रिंसिपल के बेसिस पे बनेगा। ठीक है, कैसा होगा? क्या हम क्या डेमोक्रेटिक होंगे या ऑटोक्रेटिक होंगे या डिक्टेटरशिप वाले होंगे? हमारी कंट्री रिपब्लिक होगी या मोनार्कियल होगी? तो ये सारी चीजें कहाँ से आती है? हम जो एक एक प्रिंसिपल की हम क्या सोच के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जो कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया था, और जो कि कब पास होता है? 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों डेट याद रखो। पहली 13 दिसंबर 1946 जब मूव किया गया था, और जब अडॉप्ट किया तो कब? 22 जनवरी 1947।
अब ये इम्पोर्टेंट क्यों था? जैसे मैंने बताया कि ये हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया, एक मैप बन गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस वे से बनना चाहिए, ठीक है? और यही आगे जाके थोड़ा मॉडिफाई होके क्या बनता है हमारा? प्रिएम्बल बनता है। तो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन ही क्या बनता है हमारा? प्रिएम्बल बनता है। और ये क्या बोलता है कि इंडिया कैसी रहेगी? सोवरेन रहेगी, डेमोक्रेटिक रहेगी, रिपब्लिक रहेगी, सोशलिस्ट रहेगी, सेक्युलर रहेगी, और हम कुछ आइडियाज़ को प्रमोट करेंगे, जैसे जस्टिस हो गया, इक्वालिटी होगी, फ्रेटर्निटी हो गई, लिबर्टी हो गई। तो ये सारे आइडियाज़ को हम प्रमोट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ही आगे जाके प्रिएम्बल में इंक्लूड होती है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बनता है। ठीक है? इसके अलावा हमने और भी क्या चीज़ें बोले कि हाँ, हम जो डिप्रेस क्लास है, जो एससी-एसटीज़ है, या फिर जो माइनॉरिटीज़ है, या फिर जो भी ट्राइबल्स है, बैकवर्ड्स क्लास है, हम सारों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। सभी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। ये भी हमने बोला। ये इस ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन का क्या था? मेन थीम था। ठीक है? अब इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट अब इसमें भी ना अलग-अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, अब इसमें भी अलग-अलग कमिटीज़ थी। ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। तो इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, बी.आर. आम्बेडकर, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी थी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है? फिर उसके बाद एक कमिटी थी जिसका नाम है यूनियन पावर कमिटी। जिसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब यूनियन पावर कमेटी यानी क्या? कि यूनियन गवर्नमेंट के पास कौन-कौन से पावर्स रहेंगे, क्या रहेंगे? तो उससे रिलेटेड जो यूनियन पावर्स कमेटी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन में कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन चेयरमैन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीज़ें याद रखिए, डायरेक्ट डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ, कोई आजू-बाजू की फालतू बातें नहीं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है? अब प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन यानी अलग-अलग प्रोविंसेस थे, जैसे मैंने बताया बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया। अब ये जो प्रोविंसेस थे, इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज़ थी, उनके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की कमिटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है? अब इसके अलावा कुछ 2-3 कमिटीज़ और इम्पोर्टेंट है, जिसमें वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फंडामेंटल राइट पे एक सब कमिटी भी थी। फंडामेंटल राइट पे सब कमिटी, जिनके चेयरमैन कौन थे? जे बी कृपलानी। तो फंडामेंटल राइट सब कमिटी के चेयरमैन जे बी कृपलानी। माइनॉरिटीज कमिटी को कौन हेड कर रहे थे? एस सी मुखर्जी। तो माइनॉरिटीज कमिटी एस सी मुखर्जी, फंडामेंटल राइट सब कमिटी जे बी कृपलानी। ठीक है? अब इसके बाद नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरिया से रिलेटेड कमेटी थी। कौन सा? नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरियाज। ठीक है? ये भी एक इंपॉर्टेंट कमेटी हो गई। तो इसको कौन लीड कर रहे थे? गोपीनाथ बरदोलोई। ठीक है? तो गोपीनाथ बरदोलोई जो थे, वो लीड कर रहे थे, वो चेयरमैन थे इस नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरिया कमेटी के। ठीक है? इसके अलावा जो एक्सक्लूडेड एरिया है, अब उन कमेटी को कौन हेड कर रहे थे? एवी ठक्कर। एवी ठक्कर जी जो थे, वो एक्सक्लूडेड एरिया कमेटी को लीड कर रहे थे, उसके चेयरमैन थे। ठीक है? तो ये कमिटीज को याद रखना। अगर आपको कोई ट्रिक चाहिए तो मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ कि नेहरू जी यूनियन से रिलेटेड कमिटीज को हेड कर रहे थे, पटेल जी प्रोविंसेस और राइट्स से रिलेटेड कमिटी को हेड कर रहे थे, और आम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमिटी को। ठीक है? अब इसके अलावा अब सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कई बार ये बोला जाता है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अलग-अलग देशों से क्या किया? डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मारा है। ऐसा लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पर मैं आपको बताता हूँ ये सरासर गलत है। हमने कोई कॉपी पेस्ट नहीं मारा है। मुझे आप एक चीज बताइए कि एक इंसान जब पैदा होता है, उसके कुछ बेसिक राइट्स होते हैं। उसके पास एक बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, चलने का अधिकार, जो उसको जॉब लगे वो करने का अधिकार। क्या ये हमने सिर्फ यूएसए से लिया है और यूएसए ने सबसे पहले ये अधिकार खोजे थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको कोई बोले कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से कॉपी पेस्ट है, सबसे बड़ी गलत बात। क्या यूएसए और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को ही ये सारी चीजें पता थी और हमें नहीं पता थी? ये भी सरासर गलत बात है। हमने उनके प्रोविजन को स्टडी किया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को स्टडी किया। यूएसए को कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन, और जो जो उनकी जो चीजें थी, हमने उसको स्टडी करके अपने भारत के परिस्थितियों के हिसाब से हमने उसको मॉडिफाई किया, उसको समझा, फिर उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। और वही आगे जाके क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट डिस्कशंस होते हैं, तो हम देखते हैं कि यार हमारी कंट्री तो बहुत ज्यादा बड़ी है, अलग अलग कम्युनिटीज है, कास्ट है, ठीक है, अलग अलग
पैट्रियार्कल सिस्टम बहुत ज़्यादा था उस समय, कास्टिज़्म बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, अलग-अलग रीजन्स थे, सबके अलग-अलग लैंग्वेजेस बैरियर्स थे। अब इन सबको ध्यान में रख के एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के लिए बना हो, और जो उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो बड़े-बड़े दिग्गज थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा मेंबर लॉ पढ़े हुए थे, कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी के से, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यानी इतने पढ़े लिखों के बीच में वो कॉन्स्टिट्यूशन को पास करवाना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, उसके इतने पर्सुएसिव डिबेट्स देना, ठीक है, वो अपने आप में ही बहुत ह्यूमंगस और खतरनाक वाला टास्क था। आज के हमारे पार्लियामेंट जैसे नहीं, जिसमें से आधे से ज्यादा जनता सिर्फ फेक डिग्री कई बार लेके बैठ जाती है, या फिर उनको उतना नॉलेज भी नहीं होता है कि वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से कॉन्स्टिट्यू किसी भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में डिबेट कर सके। वही गिनती के 10-15 लोग होते हैं हर पार्टी के जो कि हमेशा डिबेट करते हैं, बाकी 90% जनता सिर्फ बैठ के ऐसे तालियां बजाती रहती है हमारे लोकसभा राज्यसभा में। आपने देखा होगा। पर उस समय ऐसा नहीं था, उस समय बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लोग भरे थे, ठीक है। तो अब हमने यूएसए से क्या लिया, अब हम देखेंगे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किस प्रोविजंस को अडॉप्ट किया। यूएसए, अब यूएसए से हमने क्या लिया, प्रियम्बल लिया, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट रिलीजन, तो ये सारी चीजों को हमने किससे इंस्पायर होके लिया। पहली बात यूएसए से हमने क्या लिया, पहली प्रियम्बल, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल राइट। तीसरा जुडिशियल रिव्यू का पावर। जुडिशियल रिव्यू यानी क्या होता है, सपोज अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाती है और वो लॉ जो है ऐसा है कि वो आपके मेरे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, तो जुडिशरी क्या करेगी, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी कि ये लॉ बेकार, ये आप उसको लागू नहीं कर सकते क्योंकि ये लोगों के राइट्स को वॉयलेट कर रहा है। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है वो जुडिशरी के पास होता है, जो कि देखता है कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। इसके अलावा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल स्ट्रक्चर यानी क्या है, हम देखते हैं कि सेंटर में यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट एक अलग होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सब्जेक्ट पे लॉ बनाती है। तो ये एक किस्म का कैसा है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है। तो फेडरल स्ट्रक्चर भी हमने यूएसए से लिया। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जुडिशरी कैसे रहेगी, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहेगी, और उसमें जो भी आपके जो लेजिस्लेटिव बॉडी है या फिर एग्जीक्यूटिव, यानी जो आपके प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो आपके दूसरे मिनिस्टर्स है, उसका जुडिशरी पे कोई कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ये हमने कहा से लिया, यूएसए से, कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए। नहीं तो क्या होगा, लेजिस्लेटिव बॉडी क्या करेगी, ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है कहीं ना कहीं आपके राइट्स को पूरी तरह से वॉयलेट कर सकती है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो इसलिए याद रखना कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमने यूएसए से लिया। इसके अलावा इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज यानी जब प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट करते हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, तो कौन लोग शामिल होंगे इसके इलेक्शन में, ठीक है, तो वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्स का। प्रेसिडेंट कौन है, सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्स का। डिफेंस फोर्स में आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, इन सबका जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो ये भी हमने यूएसए से लिया। इसके अलावा इक्वल प्रोटेक्शन, ये भी हमने कहा से लिया, यूएसए से लिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है यूके। अब यूके से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यानी क्या, लोकसभा, राज्यसभा, फिर उसमें भी क्या होगा, कैबिनेट होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कहा से लेके आई है, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हमने लेके आया है यूके से, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जी, ठीक है। अब इसके अलावा हमने रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो बोलते हैं कि सारे लोग लॉ के सामने इक्वल है, कोई भी ना उसके ऊपर है ना कुछ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अंबानी हो या कोई गरीब हो, आप सब लॉ के सामने सब इक्वल है। तो ये हमने यूके से लिए। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप। अब देखो यूएसए में क्या है, डबल सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या है, यूएसए में आप यूएस के भी नागरिक हो, साथ में सपोज कोई उनका एक स्टेट है जैसे टेक्सास हो गया या फिर कैलिफोर्निया हो गया, ठीक है। तो जो उनका नागरिक है ना वो टेक्सास का भी नागरिक हो सकता है, जो कि एक स्टेट है यूएसए का। इसके अलावा यूएसए का भी नागरिक है ना, डबल सिटीजनशिप। पर इंडिया में ऐसा है क्या कि मैं महाराष्ट्र का भी नागरिक बनूंगा और मैं इंडिया का भी नागरिक बनूंगा, नहीं, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। इसके अलावा स्पीकर,
लोकसभा जो है उसमें एक स्पीकर का एक ऑफिस होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो स्पीकर का भी ऑफिस हमने यूके से लिया। इसके अलावा लॉ मेकिंग, कि लॉ कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी जो होगी वो लॉ बनेगी। लोकसभा राज्यसभा जो आपका पार्लियामेंट होता है वो लॉ बना सकता है, तो हमने यूके से लॉ मेकिंग लगा लिया। इसके अलावा रिट्स। अब क्या होता है, कई बार अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो जाते हैं, आपके फंडामेंटल राइट जो है कई बार उसका ओवररीच हो जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा भी हो सकता है या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के भी द्वारा हो सकता है कि आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो जाएगा। तो उस समय क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, रिट्स इशू कर सकती है कि नहीं, आप ये वॉयलेशन ऑफ द राइट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग रिट्स होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, को वारंटो। ये कुछ रिट्स होते हैं जो मैं आपको आगे जाके और डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो रिट्स हमने यूके से लिए। इसके अलावा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने क्या लिए, कहाँ से लिए, हमने यूके से। अब इसके अलावा क्या है, कनाडा। अब कनाडा से हमने क्या लिए, क्वाजी फेडरल सिस्टम। अब क्वाजी फेडरल देखो क्या होता है, एक तो फेडरल फेडरल सिस्टम होता है, क्वाजी फेडरल सिस्टम। क्वाजी फेडरल सिस्टम में क्या होता है, जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है ना, उसके पास ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं पावर का झुकाव कहाँ पे है, सेंटर के पास। तो ये क्वाजी फेडरल सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा रेसिड्यूअरी पावर किसके पास होते हैं, वो भी यूनियन के पास होते हैं। तो ये भी हमने कनाडा से लिए। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, जब इमरजेंसी लगती है तो स्टेट पूरी तरह से सेंटर के हाथ में चला जाता है। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी किसी स्टेट में, तब भी स्टेट जो है सेंटर के हाथ में चला जाता है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर ये हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। तो ये जो कॉजी फेडरल आया, रेसिड्यू पावर आया, या फिर स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमने कहाँ से लिए, सीधा कनाडा से लिए। अब आयरलैंड से हमने क्या लिए, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बेसिकली क्या होते हैं, कुछ गाइडलाइंस है स्टेट के लिए, कि जैसे कि वो गरीबों का वेलफेयर करेगी, वो वर्कर के लिए कुछ अच्छा करेगी। ठीक है, वो पंचायत का एक्स्टेब्लिशमेंट करेगी। तो ये जो सारी कुछ चीजें होती है, वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी गवर्नमेंट। तो ये सारे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। तो ये हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए। इसके अलावा राज्यसभा के नॉमिनेशन। अब क्या होता है, राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो राज्यसभा का जो नॉमिनेशन है वो भी हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है, किस वे से होना चाहिए, जैसे मैंने बोला था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो ऊपर मैंने बताया था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो वो भी हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए। इसके अलावा हमने फ्रांस। अब फ्रांस से हमने क्या लिए, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी यानी हम सारे लोग बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे रईस हो या आप मुझसे गरीब हो तो मैं आपसे बढ़कर हूँ, ऐसा नहीं है। तो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड, कि हम सारे लोग भाईचारे से रहेंगे। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या है, कि मेरे में फ्रीडम है, कि मैं जो जो सही है मैं वो बोल सकूं, वो मैं कर सकूं। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस है जो बड़े बड़े, जैसे कि प्रेसिडेंट, उस पे मैं भी कंटेस्ट कर सकता हूँ इलेक्शन। ऐसा नहीं कि वो किसी किसी एक पर्टिकुलर घराने के ही लोग कंटेस्ट कर पाएंगे, नहीं। तो रिपब्लिक जैसे हमारा जो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कैसा है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, पर इलेक्ट होते हैं, याद रखना, वो हेरिडेटरी नहीं है। तो फ्रांस से हमने रिपब्लिक लिए। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, देखो, 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है 3 लिस्ट, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों यूनियन और स्टेट लॉ बना सकते हैं। पर अगर दोनों लॉ बना सकते हैं तो लॉ किसका प्रिवेल करेगा, किसका लॉ, ऐसा माना जाए, अगर सपोज दोनों ने ही एक सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया, तो हम किसका लॉ मानेंगे, तब हम मानेंगे लॉ सेंटर का। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ये हमने कहा से ली, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल 300 से 307 तक ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये हमने कहा से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। क्या, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। क्या होता है, कई बार सपोज लोकसभा एक लॉ पास करे पर राज्यसभा उस लॉ को मंजूर ना करे, तो क्या होता है, हम बोलते हैं एक डेडलॉक आ गया। अब इस डेडलॉक को सॉल्व कैसे करेंगे, एक जॉइंट सिटिंग कराएंगे कि दोनों साथ में बैठेंगे और फिर उस पर डिस्कशन और वोटिंग होगी।
और फिर डिसाइड किया जाएगा कि वो बिल पास होगा या नहीं। तो हमने ये जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। अब यूएसएसआर, यूएसएसआर जो था, जो अभी जाके क्या था, यूएसएसआर, सोवियत रिपब्लिक। ठीक है। अब ये जो सोवियत रिपब्लिक था, ये क्या होता है, आगे जाके क्या होता है, इसका डिवीजन हो जाता है। और अभी हम जो देखते हैं वो हम बेसिकली क्या देखते हैं, रशिया देखते हैं। तो यूएसएसआर का से हमने क्या क्या लिया? पहली बात हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से क्यों लिया? देखिए, यूएसएसआर क्या है? एक सोशलिस्ट कंट्री है। सोशलिस्ट कंट्री है तो क्या है, वहां पे हर एक इंडिविजुअल की कुछ ड्यूटीज भी है स्टेट को लेके, कि वो सपोज फॉर एग्जांपल वो टैक्स भरेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करेगा। तो ये कुछ जो उसकी ड्यूटीज होती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए थे? यूएसएसआर। इसके अलावा जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, कि न्याय होगा, सबके साथ न्याय होगा। ठीक है, तो ये हमने आइडिया ऑफ जस्टिस कहाँ से लिखे लिए? यूएसएसआर से। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन, पहले जो थी प्लानिंग कमीशन, अभी क्या है, नीति आयोग। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन का क्या काम था? वो प्लान्स बनाती थी। अब प्लान्स बनाती थी, हम अलग अलग 5 ईयर प्लान्स देखते थे पहले। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स में वो प्लान बनाएंगे कि हमें आगे आने वाले 5 साल में क्या करना है, क्या टारगेट अचीव करना है, क्या हमें इंडस्ट्री पे ध्यान देना है, क्या हमें एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है, क्या हमें सर्विस सेक्टर पे ध्यान देना है, हमें किस चीज पे ध्यान देना है, ये हमने प्लानिंग कमीशन ये देखती थी। तो प्लानिंग कमीशन भी हमने यूएसएसआर से लिए। ठीक है, अब तो हमने यूएसएसआर से क्या लिए? 3 चीजें, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज, दूसरी क्या? प्लानिंग कमीशन, तीसरा आइडिया ऑफ जस्टिस। अब साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिए? अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन तो गया, पर वो तो 1947 में बना था। अब जब हम देखते हैं आज की तारीख में, इतने सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं, इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं, कि जरूरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कंटिन्यू चेंजेस होते रहना। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं होंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन एक डेड डॉक्यूमेंट बन जाएगा। पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेड नहीं है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअसली अमेंडमेंट होते रहते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होते रहता है। तो ये जो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हमने, ये जो अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीजर जो है, ये जो अमेंडमेंट किस वे से होना चाहिए, हमने कहा से लिए? साउथ अफ्रीका से। और आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा राज्यसभा के कैसे इलेक्शन होंगे, ये भी हमने लिए साउथ अफ्रीका। राज्यसभा के इलेक्शन यानी मैंने आपको बताया था कि स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, वही आपस में से कुछ लोगों को इलेक्ट करके भेजते हैं, कहाँ पे? राज्यसभा पे। तो राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होगा? साउथ अफ्रीका से हमने लिए। अब जर्मनी, जर्मनी से हमने क्या लिए? इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहा से लिए? जर्मनी से। इमरजेंसी यानी नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। सपोज इंडिया पे चाइना ने वॉर कर दिया, तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट? इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगी। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट को ना सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसमें से कई बार ये होगा कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स का भी, जैसे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये इन सारी चीजों को कर्ब किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इंडिया की प्रायोरिटी है पहले अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देना। ठीक है, तो इसलिए जब इमरजेंसी जो जो होती है, वो हमने, जो इमरजेंसी का प्रोविजन है वो हमने जर्मनी से लिया। सस्पेंशन ऑफ राइट, अगर इमरजेंसी आ गई तो मैंने क्या बोला आपकी, कई बार फंडामेंटल राइट का सस्पेंड किया जाएगा टेम्पररी पीरियड के लिए। क्यों? ऐसा ना हो कि अगर इमरजेंसी आ चुकी है और आप गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करने लग जाओ, और गवर्नमेंट का ध्यान, जबकि अभी क्या होना चाहिए कि पहले जो चाइना ने हम पे वॉर किया है या कुछ किया है, तो हमें उसको पहले जवाब देना है, उसको रोकना है। तो इमरजेंसी और सस्पेंशन ऑफ राइट्स हमने जर्मनी से लिया। अब जापान से हमने क्या लिया? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। ठीक है, अब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, रूल ऑफ लॉ, जो मैंने आपको जो पहले भी बताया था। अब इसके अलावा, अब देखो मैंने इसमें कुछ मेमोरी ट्रिक्स भी, एक छोटा सा जैसे मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे यूएसए से हमने क्या लिए? राइट्स, अलग अलग राइट्स। यूके से हमने क्या लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। आयरलैंड से क्या है, हमने क्या लिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रांस से हमने क्या लिया? आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जर्मनी से इमरजेंसी। जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। अब एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, ड्राफ्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया? 4 नवंबर 1948 को। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के लिए एक जनरल डिस्कशन होता है, 5 दिन के लिए जनरल डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद सीधा सेकंड रीडिंग होती है 15 नवंबर 1948 को। ठीक है, ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, पहले उसको 4 नवंबर 1948 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फिर उस पर 5 दिन का जनरल डिस्कशन होता है। फिर इस पर सेकंड रीडिंग होती है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ये देखो,
लगभग 1 साल का जो पीरियड है उसमें सेकंड रीडिंग होती है, जिसमें आप क्लॉज बाय क्लॉज प्रोविजन को डिस्कस करोगे, डिबेट करोगे, ठीक है? फिर उसके बाद कौन से प्रोविजन को रखना है, नहीं रखना है, वो सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है? अब इस समय जो है लगभग 7653 अमेंडमेंट प्रपोज़ किए गए थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो देखो आप कितना खतरनाक टास्क था। 7,500 लगभग अमेंडमेंट प्रपोज़ किए गए थे और उनमें से लगभग 2,500 जो प्रपोज़ल थे उनको एक्चुअल में डिस्कस किया गया था। तो अगर एक्चुअल में डिस्कस करना है ना तो आप लिटरली सोचो कि जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्यों हम उनको बोलते हैं फादर, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि उन्होंने इतने अमेंडमेंट प्रपोज हुए, फिर उसको डिस्कस करना, फिर उसको क्लैरिफिकेशन देना, अपने आप में ही बहुत बड़ा काम था, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है, थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग होती है 14 नवंबर 1949 को और फाइनली जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कब? 26 नवंबर 1949 को हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को। अडॉप्ट करते हैं 26 नवंबर 1949। अब तक एनफोर्स नहीं आया। एनफोर्स कब होगा? 26 जनवरी 1950। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली 284 मेंबर ने साइन किया था, जबकि टोटल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर कितने थे मैंने बताया था। जब पार्टीशन हो गया था 299, अब 299 में से 284 ने इस पे फाइनली साइन किया था, ठीक है? तो क्यों हम बोलते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे बड़ी बात पहली कि वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पासेज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, बड़े-बड़े डिबेट डिस्कशंस को उन्होंने टैकल किया। ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट है और इसलिए हम उनको मॉडर्न मनु बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को? मॉडर्न मनु। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन एट एडॉप्शन जब एडॉप्ट किया गया तो उसमें क्या-क्या थे? 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 1 प्रिएम्बल था। तो क्या-क्या था? एक तो पहली बात प्रिएम्बल था, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे, ठीक है? अब करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कितने हैं टोटल? लगभग 470 आर्टिकल्स है अभी के जो कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 शेड्यूल्स है, 25 पार्ट्स है। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो है पंचायत राज से रिलेटेड शेड्यूल नहीं था, वो बाद में ऐड किया गया, ठीक है? म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड शेड्यूल्स नहीं थे तो वो ऐड किए गए। तो जो पहले 8 शेड्यूल थे वो बन गए 12 शेड्यूल, जो 395 आर्टिकल्स थे वो बन गए 470 आर्टिकल्स और लगभग अभी कितने 25 पार्ट्स है, ठीक है? अब वाई रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, ठीक है? अब 26 जनवरी को हम क्यों रिपब्लिक डे मनाते हैं? क्या होता है, जो लाहौर सेशन था कांग्रेस का, कब? 1929 को। उसमें जो है जब जब जेएल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो प्रेसिडेंट थे। उस समय क्या हुआ, एक पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया और उस रेजोल्यूशन के हिसाब से जो है यह बोला गया कि 26 जनवरी 1930 को पहला डे ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया जाएगा, पूर्ण स्वराज डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसलिए हमने 26 जनवरी ये डेट चुनी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करने के लिए। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, इसको मनाया जाता है रिपब्लिक डे, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो थे, जो कि इमीडिएटली इफेक्टिव हो गए थे, कौन से थे? पहला आर्टिकल 5 से आर्टिकल 9 जो कि डील करता है सिटीजनशिप। तो कुछ आर्टिकल्स जो है डायरेक्टली जैसा हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किए वो इमीडिएट इफेक्ट से आ गए। कौन सा? आर्टिकल 5 से आर्टिकल 9 जो कि डील करता है सिटीजनशिप। इसके अलावा क्या है? प्रेसिडेंट ओथ। आर्टिकल 324 जो कि डील करता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का भी इमीडिएट इफेक्ट आ गया। इसके अलावा क्या है? प्रोविजनल पार्लियामेंट, शॉर्ट टाइटल्स, ये सारी चीजें जो है ये इमीडिएट इफेक्ट से आ जाती है, जबकि जो रिमेनिंग प्रोविजंस थे वो इस डेट 26 जनवरी 1950 से क्या होते हैं, लागू होते हैं। अब लास्ट में एक रिवीजन टेबल में आपको बताता हूँ। एम एन रॉय जी ने क्या किया था 1934 में? याद करो, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। फिर आईएनसी ने कब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी थी? 1935 में। नेहरू जी ने 1938 में क्या बोला था कि एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया जाएगा। फिर अगस्त ऑफर में इन प्रिंसिपल इस डिमांड को एक्सेप्ट किया था 1940 में। फिर क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ठीक है? फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, जिसके हिसाब से हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी। फिर पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर
1946 को। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जो जेएल नेहरू जी ने मूव किया था, कब मूव किया था, जो आगे जाके प्रियम्बल बनता है 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो जो हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था कब पास हो जाता है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस पे लेके जाता हूँ यूपीएससी के। पहला क्वेश्चन यूपीएससी जो पूछा गया था, हु इज रिगार्डेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखो, हमेशा जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो डिमांड क्या है पहले वो देखो, उस वर्ड को अंडरलाइन कर लो। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे। अब याद रखो मैंने क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, बी एन राव। ये देखो चार ऑप्शन, क्या वो बी आर अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बी एन राव थे, जवाहरलाल नेहरू थे, कौन थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कौन थे, बी एन राव जी। ठीक है, अब हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, फिर से जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पूछा गया है। तो हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अभी मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, कब, 13 दिसंबर 1946, जो कि पास हुआ था 22 जनवरी 1947। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाई गई थी, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर, सॉरी, किसके अंदर बनाई गई थी। ठीक है, तो किसके अंदर, मैंने आपको बताया था कैबिनेट मिशन प्लान आया था, कब आया था, 1946 में, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बाय, अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उसको आपने किस वे से इलेक्ट किया था, देखो मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट इलेक्शन में, क्या डायरेक्ट इलेक्शन थे, नहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, और उसको किसने इलेक्ट किया था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स ने इलेक्ट किया था इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, अब हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, फिर से इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, चेयरमैन कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का, कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी। अब इसके अलावा मैं और कुछ आपको क्वेश्चन बताता हूँ, हु फर्स्ट प्रपोज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था, याद करो, एम एन रॉय जी, 1934 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहले इन्होंने आइडिया दिया। ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यानी ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तब कितने लोग थे, 389, याद है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही। अब आफ्टर पार्टीशन कितना स्ट्रेंथ बनता है, मैंने आपको बताया था कि पार्टीशन हो जाने के बाद लगभग कितने लोग कम हो जाते हैं, 90 लोग कम हो जाते हैं, तो 389 से 299 स्ट्रेंथ बन जाती है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बीकेम, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे जाके क्या बनता है, प्रियम्बल बन जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, डीपीएसपी केम फ्रॉम, डीपीएसपी हमने कहा से लिया, अभी हमने पढ़ा था, कहा से लिए थे, आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए थे। अब इमरजेंसी प्रोविजन बोरोड फ्रॉम, याद रखो मैंने इमरजेंसी के बारे में बहुत स्ट्रेस करके बताया था कि जर्मनी जर्मनी, तो जर्मनी से हमने क्या लिए, इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से हमने लिए, मैंने बताया था कि यूएसएसआर था। ठीक है, वो एक सोशलिस्ट कंट्री, तो सिटीजन की कुछ ड्यूटीज है, तो ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए, यूएसएसआर से लिए। रूल ऑफ लॉ बोरोड फ्रॉम, तो रूल ऑफ लॉ कि सारे लोग लॉ के सामने इक्वल है, तो ये सारी चीजें हमने कहाँ से बोरो की है, यूके से बोरो की है। अब जुडिशियल रिव्यू बोरो फॉर्म, जुडिशियल रिव्यू यानी क्या, अगर कोई लॉ बनाती है पार्लियामेंट पर अगर वो लॉ वॉयलेट करता है सिटीजन के राइट को, तो जुडिशरी क्या करती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है उसका, तो ये हमने कहा से लिए, यूएसए से लिए। ठीक है, अब रिपब्लिक डे को क्यों 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों, क्योंकि हमने पूर्ण स्वराज डे को सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को, जो कि क्या हुआ था, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में पूर्ण स्वराज डे का रेजोल्यूशन पास हुआ था 1929 को। ठीक है, अब 32nd रिवीजन में मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। एम एन रॉय 1934 आइडिया दिए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1935 में आईएनसी ने क्या किया था, ऑफिशियली डिमांड किया था। 1938 में नेहरू जी ने क्या बोला था, इलेक्शन होने चाहिए। 1940 इलेक्शन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिलेक्ट होनी चाहिए 1938 में। 1940 में क्या आता है, ऑगस्ट ऑफर जो इन प्रिंसिपल इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसके बेसिस पे ही आगे जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। 9 दिसंबर 1946
1946 को क्या होता है, पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करते हैं, जो कि आगे जाके प्रियम्बल बनता है। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कब होता है, 22 जनवरी 1947 को। पहले जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वो 389 थे, पर पार्टीशन के बाद कितने रह गए, 299 रह गए। हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949, और उस समय कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। तो इस तरीके से, और मैं, हाँ बस 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने आपको सारी चीजें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पूरी बता दी। इसके बाहर आपको एक शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा फैक्चुअल डाटा इसमें आपको मिल जाएगा। आई होप यू रियली लाइक दिस सेशन। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।